हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ग्रोथ ऑफ इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स। इस पूरे सेशन में हम लोग डिकोड करेंगे कि किस प्रकार से इंडिया में जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा मिला है पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में। अभी भी इस प्रोडक्शन में क्या कुछ इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, पॉलिसी सपोर्ट कहाँ पर मिली जिससे इस सेक्टर में अपना जो एक्सपोर्ट वाइज ग्रोथ जो है वो हमें उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही साथ अभी भी क्या चैलेंजेस हैं जिसमें इंडिया अभी भी टॉप प्रोड्यूसर्स के लिस्ट में इंडिया की जो कंपनीज हैं वो अभी भी पीछे बनी हुई हैं। इन सभी कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग आज के इस टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है ग्रोथ ऑफ इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस सेशन को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। अगर 2016-17 के लेवल के हिसाब से देखें तो इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्ट्स है उनका एक्सपोर्ट की वैल्यू थी 1521 करोड़ रुपीस। बट 2016 से 17 के बाद 2020 से 21 में ये डिफेंस एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़कर के हो गई है 8,434 करोड़ रुपए के आसपास। तो सिग्निफिकेंटली ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 7 और 7.5 टाइम्स यहाँ पर एक्सपोर्ट में इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के अगर हम लोग प्लस पॉइंट की बात करें तो इंडिया में जो प्रोडक्शन होती है वो प्रोडक्शन काफी हाई क्वालिटी होती है। और ये जो हाई क्वालिटी प्रोडक्शन होती है इसको अचीव किया जाता है काफी लो कॉस्ट पे। और इसी वजह से इंडिया एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकता है इन फ्यूचर। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस टारगेट अपने लिए सेट किया है कि अभी जो ये 8,000 करोड़ के आसपास का जो आप टारगेट हमने जो अचीव किया है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बाय 2025 हम एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करके उसका एक्सपोर्ट करके हम लोग ऑलमोस्ट इसके माध्यम से 35,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर क्लेरिफाइड किया है कि कुछ मेजर ऐसे डिफेंस आइटम्स हैं जिनको हम लोग अभी फिलहाल जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे काफी सारे स्ट्रेटेजिक रीजंस बताए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन को एंकरेज करने के लिए, एक्सपोर्ट को एंकरेज करने के साथ साथ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट एक लिस्ट भी मेंटेन कर रही है जिस लिस्ट का नाम है पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट। और इस लिस्ट में गवर्नमेंट 209 आइटम्स को क्लासिफाई करती है। और इन 209 आइटम्स का इंपोर्ट हम किसी भी दूसरे देश से नहीं कर सकते। इन आइटम्स का इंपोर्ट हमें केवल और केवल डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही करना होगा, ताकि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको सिग्निफिकेंट बूस्ट मिल सके। तो इस तरीके से इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश भारत सरकार के द्वारा कंटिन्यूसली की जा रही है। और 35,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट जो हम करेंगे बाय 2025 उसके लिए भी हमने एक एम्बिशियस टारगेट यहाँ पे सेट किया है। इसके बाद बात करें तो एक इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम लोग जानते हैं सिप्री के नाम से। ये वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनका डिफेंस प्रोडक्शन स्टेटस क्या है उसके ऊपर ये अक्सर रिपोर्ट तैयार करती है। तो यहाँ पर इसके द्वारा हाल ही में एक 2020 में टॉप डिफेंस कंपनीज की जो रैंकिंग है वो इशू की गई थी। और वहां पर हमने पहली बार देखा कि टॉप 100 डिफेंस कंपनीज में इंडिया की जो 3 कंपनीज हैं वो यहाँ पे शामिल होते हुए इस रैंकिंग में हमें दिखी। ये 3 कंपनी जो भारत में अभी सबसे ज्यादा डिफेंस प्रोडक्शन में एंगेज्ड है, ये है आपकी सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और तीसरी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये इंडिया की टॉप 3 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और ये वर्ल्ड की टॉप 100 डिफेंस कंपनीज की लिस्ट में भी आ चुकी हैं आपकी। इतना सब बूस्ट मिलने के बाद भी, इतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ अचीव करने के बाद भी अभी भी इंडिया एक टॉप इंपोर्टिंग कंट्री ही है, राइट। इंडिया अभी भी टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर्स की कंट्री में भले ही शामिल हो चुका है, लेकिन इंडिया टॉप इंपोर्टर्स की कैटेगरी में अभी भी टॉप लिस्ट में बना हुआ है। लेकिन 2011 से 15 के लेवल से कंपेयर करोगे आप 2016 से 20 लेवल को, और फिर 2016 से 20 के टाइम पीरियड में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो इंपोर्ट है आर्म्स का उसमें ड्रॉप आया है। बट ये इतना भी सब्सटेंशियल ड्रॉप नहीं आया कि हम कह सके कि हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन चुके हैं। अभी भी हम लोग डिफेंस प्रोडक्ट्स के मामले में वर्ल्ड में टॉप इंपोर्टर ही हैं। बट एक अच्छी खबर ये है कि अब हम टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में
इंक्लूड किए जा चुके हैं। जो जो आइटम्स यहाँ पर फिलहाल इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे देशों को, उसमें इंपॉर्टेंट कुछ मिसाइल सिस्टम्स हैं, एलसीए हेलीकॉप्टर्स हैं, मल्टीपर्पज लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, वॉरशिप्स हैं, पेट्रोल वेसल्स हैं। इसके साथ साथ इंडिया आर्टिलरी गन सिस्टम, टैंक्स, रडार्स, मिलिट्री व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और दूसरे अदर वेपन सिस्टम्स भी इंडिया इंडियन ओशन रीजन्स में जो भी नेशंस प्रेजेंट हैं उनको सप्लाई करने की इच्छा रखता है, और जल्दी ही इंडिया इन प्रोडक्ट्स के मामले में भी एक्सपोर्ट करता हुआ हमें नजर आएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि इंडिया के कौन कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर वो मेजर पार्टनर्स हैं, तो इंडिया के जो मेजर पार्टनर कंट्रीज हैं यहाँ पर, उसमें साउथ एशियन कंट्रीज जो है वो अच्छा खासा परचेज इंडिया से करती है। इसका मतलब हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट जो है डिफेंस प्रोडक्ट्स का वो साउथ एशियन कंट्रीज को यहाँ पर हम लोग कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें अगर हम लोग, तो वियतनाम में हाल ही में हमसे 12 फास्ट अटैक क्राफ्ट जो है उसको प्रोक्योर किया था, और इसके लिए हमने 100 मिलियन क्रेडिट लाइन भी एक्सटेंड किया था वियतनाम को, ताकि वो इस फास्ट अटैक क्राफ्ट का अपने लिए आसानी से वो परचेज कर सकें। हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से साउथ चाइना सी में चाइना कितना एग्रेसिव है, और चाइना के मल्टीपल साउथ एशियन कंट्रीज के साथ काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे चलते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में साउथ एशियन कंट्रीज अपने सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस वाइज स्ट्रेंथन हो सके, उसमें अमेरिका, इंडिया हेल्प कर रहा है। और इसी प्रोसेस में इंडिया के पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि साउथ एशियन कंट्रीज में वो अपना जो प्रोडक्शन है उसका बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट कर सके। तो उसी प्रोसेस में इंडिया एंकरेज करता है अपने एक्सपोर्ट को इन कंट्रीज को क्रेडिट लाइन एक्सटेंड करके, और क्रेडिट लाइन हम इनको देते हैं और फिर उस पैसे से ये जो अटैक क्राफ्ट्स है, ये जैसे वियतनाम ने हमसे परचेज किया, वैसे ही और भी कंट्रीज को हम लोग ये क्रेडिट लाइन एक्सटेंड करके यहाँ पर जो सेल है अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स का वो करने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। वियतनाम ने अभी हाल ही में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स और आकाश जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स है इसको खरीदने की भी इच्छा इन्होंने दिखाई है। एचएएल जो अपनी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने हेलीकॉप्टर और तेजस एलसीए इसको सेल करने को लेकर के भी जो आइडिया है वो काफी सारे साउथ ईस्ट एशियन को पिच किया है यहाँ पर, और वेस्ट एशियन नेशंस में भी यहाँ पे सप्लाई की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ मलेशिया को भी एलसीए रिसेंटली में सप्लाई किया जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशंस जो हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं। और जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको इंडिया और रशिया ने ज्वाइंटली मिलकर के डेवलप किया है, इसका किस तरीके से सेल किया जा सकता है, उस चीज को लेकर के भी जो डिस्कशन है वो एक एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है। और हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक जैसे मिसाइल्स जो हैं वो यहां पर हम सप्लाई करते हुए देखें। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए। तो सबसे पहली बात, भारत सरकार ने कुछ मेजर्स अनाउंस किए थे एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए 2014 के बाद से, जैसे कि डिफेंस इंडस्ट्रीज अगर कोई लगाता है तो उसको आसानी से लाइसेंसिंग मिल जाए, एक्सपोर्ट करने के जो रूल्स एंड कंडीशंस हैं वहां पर रिलैक्सेशन दिए गए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना यहाँ पर आसान हुआ। फिर उसके बाद कुछ ऐसे इंसेंटिव्स को अपनाया गया जिसके तहत फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनके द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो दूसरे कंट्री को दिया गया, ताकि वो डिफेंस प्रोडक्ट को अपने यहाँ पे इंपोर्ट कर सकें और हम एक्सपोर्ट कर सकें। फिर उसके बाद रिसेंटली में ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 आया, जिसके तहत पॉलिसी सपोर्ट मिला इस इंडस्ट्री को ताकि वो अपना प्रोडक्शन सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ा पाए। फिर अभी मैंने आपको बताया कि भारत सरकार एक लिस्ट मेंटेन कर रही है जिस लिस्ट का नाम है पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट। इसमें 209 ऐसे डिफेंस आइटम्स क्लासिफाई किए गए हैं जिसे हम किसी और कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो हमें डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करना है, और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वेपन के वो इन्हीं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से ही प्रोक्योर करेंगे, इंपोर्ट नहीं कर सकते दूसरे देशों से। तो इस चीज ने भी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको यहाँ पे सिग्निफिकेंट तरीके से बूस्ट किया है। फिर उसके बाद बजटरी एलोकेशन वाइज भी अगर हम लोग देखें तो अच्छा खासा जो डिफेंस का बजट है वो रिजर्व किया जा रहा है यहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट करने के लिए, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसको एंकरेजमेंट यहाँ पे मिल सके। अब ये सब हो गई पॉजिटिव बातें।
ये मैंने आपको यहाँ पर अभी तक ये बातें समझाई कि किस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है इस सेक्टर में। लेकिन इस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, अभी भी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के काफी सारे इश्यूज जो हैं वो बने हुए हैं। अगर उन्हीं में से हम लोग कुछ इश्यूज को यहाँ पे हाईलाइट करें, तो सबसे पहला इश्यू है कि अभी भी इंडिया में जो डिफेंस का प्रोडक्शन हो रहा है, डिफेंस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा रिलायंस हमारा पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ऊपर है। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से पार्टिसिपेशन जितना होना चाहिए एक इकोनॉमी के अंदर, जिस लेवल पे अमेरिका में देखा जाता है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, इसराइल में देखा जाता है, इंडिया अभी उस एडवांस स्टेज पे नहीं पहुंचा है। और इंडिया में अभी भी एक्सेसिव रिलायंस जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ऊपर ही है। कंपनी का नाम आप जानते ही हैं, HAL, BEL, BDL, ये भारत की कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो डिफेंस प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन यहां पर कर रही हैं। दूसरी बात, सेकेंड जो इशू है वो है पॉलिसी डिले का इशू। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने 200 डिफेंस एक्विजिशन अनाउंस किया था कि 200 डिफेंस प्रोडक्ट का वो एक्विजिशन करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन के आसपास। लेकिन अभी भी यहां पर ये एक्विजिशन को लेकर के जो पॉलिसी है या जो प्रोसेस है वो अभी भी अर्ली स्टेज में बना हुआ है, और जो ये एक्विजिशन है उसका रेट जो है वो काफी स्लो है। तीसरी बात, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में हम अभी भी इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हम इंडिया में डेवलप कर सकते हैं, वहां पर काफी ज्यादा डिले हमें उससे उसके कारण देखने को मिल रही है। हम मेजर सब सिस्टम्स और मेजर कंपोनेंट जो हैं उसकी डिजाइनिंग कर पाने में अभी इतना सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी भी इनएडिक्वेट है। तीसरी बात, जो डिफेंस सेक्टर है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उस मैन्युफैक्चरिंग का काम में काफी सारा कैपिटल लगता है, और कैपिटल लगने के साथ साथ ये एक बहुत टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इस वजह से इस इंडस्ट्री की सेटअप होने में और एक मिनिमम सक्सेस अचीव करने में एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो जो लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जब तक वो एक अपनी टेक्नोलॉजी लाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, तब तक न्यूअर टेक्नोलॉजीज मार्केट में अक्सर आ जाती हैं, जो कि उनके प्रोडक्ट को फिर इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने में बहुत मेजर चैलेंजेस जो है उनके कारण मिलता है। और इस वजह से जो कंपनी जिसको लंबा समय लग गया अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने में, उनकी जो टेक्नोलॉजी, उनका जो प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो जाता है। और इस वजह से जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इस सेक्टर में आने में इसलिए कतराती हैं, क्योंकि इस सेक्टर में ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और जो उनका प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट को लेकर के सीरियस कंपटीशन है। और इसी वजह से हम रिलायंस कर रहे हैं अभी भी बहुत ज्यादा अपने पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ऊपर। फिर दूसरी बात, इंडिया में एक प्रॉब्लम अभी भी अनईज इन डूइंग बिजनेस की बनी हुई है। जो लेबर लॉज हैं वो स्ट्रिंजेंट हैं, लेबर इतनी हाईली स्किल नहीं है। तो ये एक चैलेंज बनता है यहाँ पर प्रोडक्शन के मामले में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्किल्ड लेबर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इंडिया यहाँ पे भी लैग कर रहा है। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन का जो ओवरलैपिंग है वो यहाँ पर चीजों को स्लो कर रहा है। तीसरी बात, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कुछ जो टेक्नोलॉजीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पर क्वालिटी में भी हमें कमी देखने को मिल रही है, जिस वजह से उन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट जो है वो बेटर हम वहां पे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल मार्केट में। जो FDI पॉलिसी यहाँ पे गवर्नमेंट लाई थी कि इस सेक्टर में 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किया जा सकता है बाहरी बाहरी कंपनियों के द्वारा, बाहरी देशों के द्वारा, वो इतना एंकरेजिंग नहीं लगा बाहर वालों को। तो यहां पर इस क्षेत्र में FDI भी उतनी ज्यादा आई नहीं है। फिर उसके बाद R&D के टर्म्स में तो हम लोग लैग कर रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। और चौथी बात, स्किल्स जो है चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन लेवल पे या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर लेबर वाइज, यहाँ पर स्किल्स में हम लोग सीरियसली लैग कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनानी पड़ेगी इंडस्ट्रीज और अकेडमीज के बीच में। इंडस्ट्री की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको एकेडमिक लेवल पर हमें पढ़ाना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, ताकि वो इफेक्टिवली यहाँ पर ट्रेन कर पाए अपने आप को इस इंडस्ट्री में आने के लिए, और इस इंडस्ट्री को हाईली स्किल्ड लेबर जो है वो मिल पाए। अब आगे हम यही कह सकते हैं कि इंडिया इस सेक्टर में जिस तरीके से काम कर रहा है, अगर वो अपने इश्यूज को एड्रेस करता है तो डेफिनेटली इंडिया जो है वो अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस को घटाने में कामयाब हो जाएगा।
इंडिया जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बना रहा 2014 से 2018 के बीच में, यहां पर हम अपनी रैंकिंग में सुधार कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, अगर हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव बात होगी, क्योंकि हम ऑल टाइम किसी भी सिचुएशन में हम किसी भी कंट्री पे डिपेंड नहीं कर सकते। अगर हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन रहेगा तो हमें फिर दूसरों के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक कोट है जो कि हम और आप सुन चुके हैं इसको ऑलरेडी, कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो इस सिनेरियो में बहुत जरूरी हो जाता है कि इंडिया डोमेस्टिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाए, डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में स्पेशली। और अगर इंडिया स्ट्रांग बनता है तो इससे इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और इंडिया में लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो पाएगा इस सेक्टर से। इस वजह से इंडिया का डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ करना बहुत जरूरी हो जाता है और इंडिया उस दिशा में काम भी कर रहा है। बस इस पूरे सिनेरियो में जो हमने कुछ इश्यूज डिस्कस किए, अगर उसको एड्रेस किया जाए तो डेफिनेटली इंडिया इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।